हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 23 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल अमृता स्टोरीज पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। ऋत्विक और शवि को लेकर अंबर वहां से ऋत्विक के घर जाने की बजाय अपने घर चला गया ताकि किसी को ये बात पता ना चले। आरुष ने कार की डिग्गी में रखे हुए सारे फूल वगैरह वहीं के वहीं फेंक दिए। गुस्से के मारे बस रिंग को संभाल कर रख लिया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर वो सीधे अपने रूम की तरफ चल पड़ा क्योंकि उसके मॉम डैड घर पर नहीं थे। रूम में जाके वो कुछ देर बेड पर शांति से बैठा और जैसे ही उसे थोड़ी देर पहले वाला सीन याद आया तो गुस्से से फिर से उसका पारा चढ़ गया और उसने उठकर सारे रूम को तहस नहस कर डाला और गुस्से से बोला, क्यों हर बार बीच में टपक पड़ते हो तुम ऋत्विक सिंघानिया? क्यों आखिर कहाँ से आ जाते हो मेरे और शवि के बीच में? इतना अच्छा मौका था आज मेरे लिए शवि को अपने प्यार का एहसास दिलाने का और तुमने बीच में आकर सब कुछ बिगाड़ दिया हमेशा की तरह। अगर आज नहीं आए होते तुम तो शायद शवि मुझे हाँ कह देती और तुम्हारा चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाता। तुम मुझे मेरी शवि से अलग करना चाहते हो ना, पर याद रखना अगर कोई शवि से दूर होगा तो वो होगे तुम ऋत्विक, ना कि मैं। वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ और उसने देखा तो अलीशा का कॉल था। उसने उठाया और हेलो बोला तो अलीशा उसकी टोन से समझ गई और बोली, लगता है प्लान फेल हो गया। आरुष धीरे से बोला। तो अलीशा बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी सिर्फ उस तक तो ये बात पहुंचाना जरूरी था जो कि हो गया। डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। और वैसे भी ये हमारा फाइनल राउंड थोड़ी है, गेम तो अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है और आप अभी से हार मान गए। आर्श बोला, हार मानने की बात नहीं है मिस अलीशा, ना ही मुझे हारने से डर लगता है। मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि मेरी आंखों के सामने वो ऋत्विक मेरी छवि को ले गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। इस बात से मुझे खुद पे कितना गुस्सा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता। अलीशा बोली, कोई बात नहीं मिस्टर आरुष, इस बात पे दुखी होने की जगह इस बात पे खुश होना चाहिए आपको कि आज फाइनली छवि से अपने दिल की बात कह दी आपने। अब आपको उसके सामने नाटक करना नहीं पड़ेगा। अब उसे आपकी फीलिंग का आइडिया हो गया है तो अब आप ऋत्विक से सामने से इस बात पर मुकाबला कर सकते हैं ना, है ना? अब छुप छुप कर गेम्स नहीं खेलने होंगे आपको। उसकी बात सुनकर आरुष ने एक पल सोचा और फिर बोला, अरे हाँ, ये बात तो अब तक मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अपने गुस्से की आग में मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। तब से एक ही बात पर गुस्सा किया जा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं सोचा कि अब मेरे मन से ये बोझ तो कम हो गया ना कि शबी को मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता है। अब मुझे ये दोस्ती का नाटक नहीं करना पड़ेगा इसके सामने। और उससे भी बड़ी बात कि अब उस ऋत्विक से आमने सामने की फाइट होगी। अब हिसाब बराबर है। और रही बात शवि की, हाँ की तो आज नहीं तो कल हाँ वो जरूर कहेगी। सगाई करनी है ऋत्विक को, उससे कोई नहीं, करने दो, लेकिन शादी तो मेरी शवि की मुझसे ही होगी, नो मैटर व्हाट। आरुष की बात सुनकर अलीशा भी मुस्कुरा दी और बोली, दैट्स अ स्पिरिट। बस यही कॉन्फिडेंस रखना है आपको खुद पर। अब टेंशन को छोड़ो और अपनी मरहम पट्टी कर लो। ऋत्विक ने बड़ी जोर से मारा है आपको। अपने ऋत्विक की तरफ से मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। इतना कहकर वो हंस दी तो आरुष बोला, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है मुझ पर, क्योंकि आपके ऋत्विक को भी मैंने उतने ही जोर से मारा है तो मरहम पट्टी की जरूरत उसे भी होगी। फिर दोनों इस बात पे हंस दिए। उधर अंबर ऋत्विक और शवि को लेकर अपने घर पहुंचा और हॉल में उन्हें बिठाया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और ऋत्विक के जख्म साफ करने के लिए दवाई ली और साथ ही साथ ऋत्विक को घूर भी रहा था। जो बात ऋत्विक अच्छे से जानता था, इसलिए इधर उधर देखने लगा। अंबर ने उसके हाथ के जख्म पर दवाई लगाना शुरू किया और बोला, क्या जरूरत थी मार पिटाई करने की? मैंने सिर्फ तुझे इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था, ना कि इसलिए कि तू वहां आके तमाशा करे। देख अब कितनी चोट आई है, क्या फायदा हुआ इन सब का? हम आराम से बैठ के भी तो उससे बात कर सकते थे ना। और उसकी बात खत्म होने से पहले ही ऋत्विक गुस्से से बोल पड़ा, आराम से बैठ के बात, वो भी आरुष से, और वो भी मेरी जाना के बारे में। मजाक मत करो अंबर, तुम जानते हो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरी जाना को मुझसे दूर करने के बारे में सोचेगा तो उसका हाल इससे भी बुरा कर दूंगा मैं। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। आज अगर तू नहीं रोकता मुझे तो कसम से जान से मार देता मैं उस आरुष को। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि मेरी छवि को प्रपोज कर रहा था, वो भी बीच सड़क पर। क्या लगा उसे कि ये सब बचकानी हरकत करने से उसे छवि मिल जाएगी? बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है वो, और अभी तक। लेकिन अब उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा मैं। बहुत हल्के ले रहा था मुझे अब तक। उसकी बातें अंबर और शवि हैरानी से सुन रहे थे। वो फिर बोला, शवि अब सिर्फ शवि नहीं बल्कि शवि ऋत्विक सिंघानिया है। ये बात बहुत जल्द उसे माननी पड़ेगी। अंबर फिर बोला, देखो ऋत्विक, मेरी बात समझने की कोशिश करो।
हर बात का हल खून खराबा नहीं होता है। ऋत्विक उसका हाथ हटाते हुए बोला, बेशक नहीं होता है, जब तक वो बात मुझे मेरी जाना से अलग करने की ना हो। उसकी बात सुनकर अंबर गुस्से से कॉटन को शवी को थमाकर बोला, शवी तुम समझाओ ना इसे, बच्चों की तरह हर बात पे जिद करता है और तुम्हारी बात पर तो कोई इसे कुछ समझा भी नहीं सकता सिवाय तुम्हारे। इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ आज से, तुम इसकी ड्रेसिंग करो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। और वहां से चला गया। शवी उठकर उसके पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर उस पर मरहम लगाने लगी और साथ में फूंक भी मारने लगी। ऋत्विक उसे ऐसे ही मुस्कुराते हुए प्यार से निहारने लगा। शवी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, देखिए कितनी चोट आई है आपको। हम आरुष जी को ऐसे भी तो समझा सकते हैं ना, आप कहें तो मैं उनसे बात करके भी बात को बीच में ही काट कर ऋत्विक बोला, उसके सोचना भी मत इस बारे में, जाना उससे बात करना तो दूर, आज के बाद उसे मिलोगी भी नहीं तुम। मैं नहीं चाहता कि मेरी जाना मेरे अलावा किसी और से बात भी करे, और उस आरुष से तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात पर शवी बोली, ऐसा क्यों, क्या आपको अपनी जाना पर भरोसा नहीं है? उसके मुंह से आज पहली बार अपने लिए जाना सुनकर ऋत्विक को बहुत खुशी हुई। वो मुस्कुराने लगा और उसका चेहरा हाथों में थाम कर प्यार से बोला, ऐसा कभी सोचना भी मत, मैं खुद पर अपने ईमान पर शक कर सकता हूँ जाना, लेकिन तुम पर शक करने का मतलब अपने वजूद पर शक करना है, और मेरा वजूद इतना कमजोर नहीं है कि इतनी सी बात पर डगमगा जाए, समझी? मैं बस उस आरू से तुम्हें दूर रखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। शवी उसके हाथ पर फिर से ड्रेसिंग करने लगी और बोली, सच में आप मुझसे इतना प्यार, क्या उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी? तो ऋत्विक मुस्कुराने लगा। तब तक शवी ने उसके हाथ की ड्रेसिंग कर दी थी। ऋत्विक अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, चोट यहाँ भी लगी है और ड्रेसिंग की जरूरत है? चोट उसके होंठ के पास लगी थी। शवी ने कॉटन चेंज किया और उसके चेहरे पर ड्रेसिंग करने लगी। ऋत्विक उसे एकटक देखे जा रहा था तो वो बोली, ऐसे मत देखिए। ऋत्विक, क्यों नहीं देखूं? शवी, मुझे अजीब लगता है। मैं तो देखूंगा, मेरा हक है। आप बात क्यों नहीं मानते? तुम मुझसे मेरा हक छीनना चाहती हो और मैं बात मानूं तुम्हारी? शवी दवाई लगा रही थी तो ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ से कॉटन लेकर टेबल पर रख दिया और बोला, मुझे इस दवा की कोई जरूरत नहीं है जाना, तो मेरे पास हो, बस मेरे सारे घाव खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। बस खुद से दूर होने को कभी मत कहना, वरना मेरी गिनती ना जिंदा लोगों में होगी और ना ही मुर्दों में। उसकी बात सुनकर शवी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, कितनी बार कहा है ये सब मत बोला कीजिए, और मैंने भी कितनी बार कहा है कि मुझे भी ये सब सुनना पसंद नहीं है। ऋत्विक उसका हाथ हटाकर बोला। तो शवी बोली, सॉरी, आज के बाद नहीं कहूंगी कुछ भी, आपका जो मन करेगा कीजिए, बस ये सब मत बोलना प्लीज। उसकी बात सुनकर ऋत्विक बोला, कुछ भी करो? शवी बेपरवाही से, हाँ बाबा कुछ भी। ऋत्विक ने उसे अपने पास खींच लिया और बोला, सोच लो जाना, कहीं बाद में अपनी बात से मुकर मत जाना। शवी खुद को उसे दूर करते हुए, आप भी छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? ऋत्विक उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्ही ने तो कहा जाना कि जो मेरे दिल में आए मैं वही करूं, तो मैं अभी, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी जाना से प्यार करूं ताकि मेरे सारे घाव अभी भर जाएं, और खास करके ये अपने होठ की तरफ इशारा करके वाला दर्द बहुत कर रहा है, तो सबसे पहले तो इसे ठीक करना पड़ेगा, वरना मुझे खाना खाने में और बोलने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए कहते हुए वो उसके चेहरे के करीब आने लगा। शवी की आंखें बड़ी हो गई और दिल की धड़कन बढ़ गई। ऋत्विक उसके चेहरे के एकदम करीब आ गया तो शवी ने आंखें उसकी खुद से खुद ही बंद हो गई। दोनों की सांसें तेज हो गई और एक दूसरे में घुलने लगी। ऋत्विक ने धीरे से उसके होठों को छुआ और दूर हो गया। शवी ने अपनी आंखें खोली और ऋत्विक की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या हुआ, क्यों रुक गए? इस बार तो मैंने रोका भी नहीं। ऋत्विक ने उसकी तरफ देखा और बोला, हैरान मत हो जाना, कहा था ना मैंने, कभी अपने प्यार को अशुद्ध नहीं होने दूंगा ताकि कोई तीसरा इस पर सवाल ना उठा सके। इसलिए अपनी हद याद है मुझे, मुझ तुमसे प्यार बेहद है लेकिन इज्जत भी बेशुमार है, तो सही वक्त का इंतजार करो, सबका बदला एक ही बार में ले लूंगा तुम्हारा ये मिस्टर सिंघानिया। इतना कहकर मुस्कुराते हुए उसने आइविंग कर दी। ऋत्विक की इस हरकत पे शवी के गाल शर्म के मारे लाल हो गए और साथ ही साथ खुद की किस्मत पर एक गुमान सा महसूस हो रहा था। वो ऋत्विक की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, आप इतने अच्छे क्यों हैं ऋत्विक? ऋत्विक उसका चेहरा हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोला, क्योंकि मेरी जाना इतनी अच्छी है कि उसकी अच्छाई की परछाई मुझ पर भी पड़ गई और मैं अच्छा हो गया। लेकिन ये अच्छाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरा ये सॉफ्ट वाला रूप सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, वरना बाकी सारी दुनिया के लिए तो मैं आज भी वही काम और अपने आप में बिजी रहने वाला एरोगेंट मिस्टर ऋत्विक सिंघानिया हूँ। वो आगे कुछ कहता कि तब तक अंबर वहां पहुंच गया और बोला, अरे ओ बेशर्मों के पूर्वज,
मेरे हाथ में ट्रे है इसलिए आंखें बंद नहीं कर सकता, लेकिन तुम तो कम से कम थोड़ी शर्म कर ले यार। ये मेरा घर है, तुम्हारा बेडरूम नहीं। उसकी आवाज सुनकर शवी जल्दी से ऋत्विक से दूर हुई और नजरें झुकाकर बैठ गई, लेकिन ऋत्विक को कहाँ कोई शर्म। वो दांत दिखाते हुए बोला, ओए बेशर्म, मैं नहीं तू है। ट्रे हाथ में थी लेकिन आंखें तो तेरे थोबड़े पर ही है ना, तो हाथों की क्या जरूरत भला आंखों को बंद करने के लिए। मेरे और मेरी जाना को रोमांस भंग कर दिया और ऊपर से मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। उसकी बात सुनकर शवी उसे हैरानी से देखने लगी। तब तक अंबर भी कॉफी वाली ट्रे टेबल पर रख ले आया और ऋत्विक के पास आके बैठ गया और शवी की तरफ देखते हुए बोला, अरे दोस्त, आप नजरें क्यों चुरा रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं है, ये नालायक है ही ऐसा, कोई लज्जा शर्म है ही नहीं इसमें। उसकी बात सुनकर शवी मुस्कुरा दी। अंबर ने शवी और ऋत्विक को कॉफी दी और खुद भी ले ली। ऋत्विक से बोला, ऋत्विक देख, मजाक अपनी जगह है मेरे भाई, लेकिन आज तुमने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था मेरे ख्याल से। तुम्हें इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। कितना तमाशा हो जाता अगर आज वहां पुलिस हो पहुंच जाती तो, और फिर घर तक भी ये बात पहुंच जाती, सबको कितना बुरा लगता। सोचा है इस बारे में? उसकी बात पर ऋत्विक उसे इंटेंस लुक देते हुए बोला, नहीं सोचा इस बारे में, और ना ही ये सोच मेरे दिमाग में आती है, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उस आरुष का मेरी जाना को प्रपोज करना याद आ रहा है, जो मेरे दिमाग और मेरे शरीर के सारे सेंसेस को बंद करने के लिए काफी था। मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे सिवाय मेरी जाना का ख्याल भी ले अपने मन में। और उसकी हिम्मत देखी, बीच सड़क पर ही मेरी जाना का हाथ थामकर उसे वो सब कह रहा था। आज तो तू आ गया बीच में इसलिए वो बच गया, लेकिन अगली बार अगर उसने ऐसा करने का सोचा भी ना, तो उसकी जान लेने से पहले एक ख्याल नहीं आएगा मुझे और ना ही कोई अफसोस होगा। अंबर उसे शांत कराते हुए बोला, अच्छा मेरे शेर, अब जरा शांत हो जा, क्योंकि अब उसे क्या किसी को भी मौका नहीं मिलेगा कुछ ऐसा करने का, क्योंकि एक दिन बाद तो तुम्हारी सगाई है ना। ऋत्विक हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, सही कह रहा है तू, मैं क्यों अपना इतना अच्छा टाइम किसी और के लिए खराब कर रहा हूँ। मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट है ये, कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन शवी की तरफ प्यार से देखते हुए दिल से उसकी धड़कन को कभी अलग नहीं कर सकता। शवी ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। अंबर उन दोनों को ऐसे देखकर बुदबुदाया, क्या यार, लग रहा है जैसे ये नहीं मैं इनके घर में बैठा हूँ और इनके बीच कबाब में हड्डी बना हुआ हूँ। सिंगल होना भी कितना खतरनाक होता है, आप कपल्स के बीच एडजस्ट नहीं हो पाते। फिर हल्का सा खांसते हुए बोला, कॉफी ठंडी हो रही है मेरे लव बर्ड्स, ये आंख में चोली बाद में खेल लीजिएगा। शवी उसकी बात पर आराम से कॉफी पीने लगी तो ऋत्विक ने अंबर को घूरा और वो भी कॉफी पीने लग गया। थोड़ी देर बाद ऋत्विक शवी को लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ा, क्योंकि आज उन्हें शॉपिंग के लिए जाना था सबके साथ। उधर आरुष अपने रूम में बैठा अपने हाथ पर बंधी हुई पट्टी को देखे जा रहा था। वो खुद से बोला, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें इस चोट की ऋत्विक सिंघानिया। ये तो एक छोटा सा बाहरी घाव दिया है तुमने मुझे, जो आज नहीं जो कल भर ही जाएगा, लेकिन वादा रहा मेरा तुमसे और खुद से भी कि तुम्हें इसके बदले में अंदरूनी और गहरा जख्म दूंगा मैं, कि जिंदगी भर की मरहम लगाते रहोगे ना, तब भी इस घाव को भर नहीं पाओगे। सगाई करके तुम शवी को पालोगे, यही लगता है ना तुम्हें, लेकिन नहीं, ये सगाई तो तुम्हारे लिए आने वाले तूफान से पहले की शांति है, जिसे तुम सुकून से एंजॉय कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा सुकून, चैन और खास करके खुशी हमेशा के लिए तुमसे रूठ जाएगी। और ऐसा कैसे होगा? ये तो एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए मेरी तरफ से, तो तुम्हें सगाई के जो बाद मिलेगा, तब तक जस्ट एंजॉय, कहकर वो हंसने लगा। थोड़ी देर बाद काका आए और उसे हल्दी वाला दूध देकर बोले, बेटा गाड़ी जरा आराम से चलाया करो, शुक्र है ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, वरना क्या कहता मैं मालिक मालकिन से कि मैं आपका ख्याल नहीं रख पाया। उनके पीछे से आरुष मुस्कुराते हुए बोला, मैं ठीक हूँ काका, कुछ नहीं हुआ है मुझे, आप चिंता मत कीजिए और जाके खाना बनाइए। मुझे बहुत भूख लगी है, काका बोले। जी अभी बनाता हूँ, और वहां से चले गए और आरुष लैपटॉप लेकर बैठ गया। ऋत्विक ने अपना हुलिया थोड़ा सुधारा ताकि घर में किसी को पता ना चले, और थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचे और फिर सब लोग शॉपिंग के लिए निकल गए। रियल तो आज बहुत ही ज्यादा खुश थी, वो शवी का हाथ पकड़े हुए थी। बस गाड़ी में भी उसने शवी को अपने पास बिठाया, जिससे ऋत्विक का मुंह फूलकर गोलगप्पा बन गया था, जिसे सब लोग बिना खाए ही एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर में वो सब मॉल पहुंचे और सब लोग लग गए अपने अपने पसंद के हिसाब से खरीदारी करने। वो लोग अपने लिए कम और शवी के लिए ज्यादा शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि इसके आने से सब लोग बहुत खुश थे। दादी ने उसके लिए कुछ साड़ियां पसंद की और आश्रय जी ने भी ड्रेस पसंद की और प्रियल ने उसके लिए एक गाउन पसंद किया। छवि देखकर हैरान हो जा रही थी कि अभी सिर्फ सगाई है और ये लोग ऐसे शॉपिंग कर रहे हैं जैसे कि शादी हो रही हो। दादी ने देखा कि ऋत्विक एक तरफ मुंह लटकाए हुए खड़ा था
तो उन्होंने ऋत्विक से बोला जब तक वो लोग शवि के लिए ज्वेलरी और कुछ और शॉपिंग करते हैं तब तक वो शवि के साथ जाके अपने कपड़े ट्राई कर ले और साथ में शवि के भी ट्राई करवा दे, जो कि खास तौर पर डिजाइनर से डिजाइन करवाए हुए थे। ऋत्विक ने अपनी पसंद से उनकी बात सुनकर ऋत्विक दांत दिखाता हुआ आया और शवि को साथ लेकर चल पड़ा। वहां जाके उसने पहले अपना सूट ट्राई किया जो शवि को बहुत ही पसंद आया था। फिर शवि को बोला उसने ट्राई करने के लिए। शवि गई और थोड़ी देर बाद वही ड्रेस पहनकर बाहर आई तो ऋत्विक का ध्यान जैसे ही उस पर गया तो बस फिर उसकी नजर वहीं जम गई। वो उसी पर जो नजरें जमाए हुए उसके पास आया और बोला तुम ना मेरे हाथों से किसी ना किसी का खून करवा के ही मानोगी जाना। शवि उसे हैरानी से देखने लगी तो वो बोला क्योंकि तुम हर वक्त हर पल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो और फिर ये आसपास के लोग तुम्हें घूरते रहते हैं ना जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो पॉसिबल है ना कि कोई मेरे गुस्से का शिकार हो जाए, इसलिए अपनी खूबसूरती पर जरा ब्रेक लगाओ जाना, वरना पता नहीं किस किस के ब्रेक फेल हो जाएंगे। वो उसके चेहरे को निहारते हुए बोला तो शबी ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया और बोली बेशर्म इंसान कहीं के कहीं भी शुरू हो जाते हैं आप, जगह माहौल कुछ भी तो देख लिया कीजिए। तो ऋत्विक बड़े अदब से बोला अजी हमारा प्यार व्यार वक्त जगह और माहौल का मोहताज नहीं। फिर शवि को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और बोला हमारा जब जहां मन करेगा हम वहीं अपनी जाना से प्यार करेंगे। उसकी बात और हरकत पर शवि हैरान हो गई और इधर उधर देखने लगी। ऋत्विक अभी भी उसे वैसे ही शिद्दत से निहारे जा रहा था। तभी वहां प्रियल आ गई और ऋत्विक का हाथ पकड़ उसे शवि से दूर करके खुद उन दोनों के बीच में खड़ी हो गई, जिससे ऋत्विक की तंद्रा टूटी और वो प्रियल की तरफ गुस्से से देखने लगा और बोला क्या है, शर्म नहीं आती तुम्हें कबाब में हड्डी बनते हुए। उसकी इस बात पर शवि की हंसी छूट गई और प्रियल अपने कमर पर हाथ रखकर उसे आंखें दिखाते हुए तेवर से बोली कबाब में हड्डी नहीं बन रही हूं मैं भाई, बल्कि मैं यहाँ से अपनी भाभी को ले जाने आई हूँ क्योंकि इन्हें मम्मा और दादी बुला रहे हैं। इनके लिए जो स्टफ लिया गया है उन्हें दिखाने के लिए, और अभी ये सिर्फ आपकी लाइफ पार्टनर नहीं बल्कि मेरी भाभी और मम्मा और दादी की बहू कम और बेटी ज्यादा बनने वाली है, तो आपसे ज्यादा हक हमारा है इन पर, समझे आप। ऋत्विक भी ऐसे ही बोल पड़ा मुझे सब कुछ, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो कि मेरी जाना पर मुझसे ज्यादा हक और किसी का नहीं हो सकता। रिश्ते सबके साथ हैं उसके, लेकिन उस पर हक सिर्फ मेरा और रहेगा भी, समझी। और हाँ, दादी का बहाना बना के जो तुम उसे ले जाने आई हो ना, ये सब ट्रिक्स नहीं चलने वाली मेरे साथ, क्योंकि मेरी जाना तो मेरे साथ ही शॉपिंग करेगी और अभी तो इसे मेरे लिए सब कुछ सेलेक्ट भी करना है और तू जा यहाँ से। इतना अभी वो बोला ही था कि तभी दादी ने पीछे से आकर उसका कान पकड़ा और बोली बदमाश कहीं का, क्या बोल रहा है तू, जरा फिर से बोलना। तो ऋत्विक ने दादी को देखा तो चुप हो गया, फिर अपना कान छुड़ाते हुए बोला अरे अरे दादी क्या कर रहे हो आप, घर पे नहीं है हम लोग इस वक्त। दादी वैसे ही बोली जानती हूँ इसलिए तेरा कान पकड़ा है, और क्या हेकड़ी दिखा रहा है तू अभी मेरी दोनों बेटियों के सामने। ऋत्विक बोला कुछ नहीं दादी, मैं तो मजाक कर रहा था, अब आप तो सीरियस हो जाते हो। उन दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक देखकर सब लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दादी बोली और शॉपिंग का बहाना बना रहे हो बच्चों मेरी बेटी को अपने पास रखने के लिए, अगर यहाँ से कपड़े लेगा द ग्रेट आरएस तो फिर जो डिजाइनर खास ड्रेस डिजाइन कर रहा है वो कौन पहनेगा भला। और अब बता कि किसका हक है ज्यादा मेरी छवि पर, मेरा या तेरा। ऋत्विक में आते हुए बोला छवि है, अब मेरा कान छोड़ दीजिए प्लीज। दादी दादी वो आप ही आपके ही मुस्कुराते हुए और अपनी जीत पर इतराते हुए उसका कान छोड़ दिया। तभी ऋत्विक पीछे कदम बढ़ाते हुए बोला लेकिन जाना तो वो मेरी ही रहेगी। इतना कहकर वो भागने लगा और भागते भागते ही बोला बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ सबका, आ जाइए जल्दी से, और हंसते हुए चला गया। और उसके इस हरकत पर सब लोग हंसने लगे तो राजश्री जी बोली पगला है बिल्कुल। सबने खुशी खुशी शॉपिंग की और उन लोगों ने शवि के लिए खूब सारी शॉपिंग की, सिर्फ सगाई का ड्रेस छोड़कर, क्योंकि वो ऋत्विक की ड्रेस के साथ ही बनना था। फिर सब लोग घर के लिए निकल पड़े। प्रियल के कहने पर रास्ते में आइसक्रीम भी खाई सभी ने। फिर शवि को आश्रम छोड़कर सब घर के लिए निकल गए। सब लोग अपनी खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। उधर आश्रम में भी सब लोग बस सगाई की तैयारियों में लगे हुए थे और रिया तो काम से ज्यादा शवि को तंग कर रही थी। लेकिन वहीं गिन्नी कुछ टेंशन में थी। वो बार बार आरुष को कॉल किए जा रही थी। पहले तो कुछ देर उसने फोन नहीं उठाया और फिर कुछ देर बाद फोन उठाया और बोला हेलो गिन्नी। उसकी बात को काटते हुए वो बोली प्यार करते भी हैं कि नहीं आप शबू से, यहाँ उसकी कल की सगाई की तैयारी हो चुकी है और आप इतने रिलैक्स होके बैठे हैं, अब तो आपको उसे खोने का डर नहीं लग रहा है क्या। पहले तो बहुत कहते थे कि उसके बिना नहीं जी सकता हूँ, वो ये बड़ी बड़ी बातें, और अब क्या हो गया है आपको हौसलों को।
ध्वस्त हो गए हैं क्या? आरुष उसे रिलैक्स करते हुए बोला। अरे आप सांस तो ले लीजिए, मेरी होने वाली साली साहिबा। गिन्नी बोली, सपने देख रहे हैं आप? आरुष हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, वही देखता है जिन्हें पूरा करने का पहले से ठान चुका होता है आरुष। सपने हो और रही बात छवि की, तो वो मेरी अमानत है। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे तो क्या मेरी परछाई तक को नहीं रोक सकता छवि तक पहुंचने और उसे पाने से। और आप चिंता मत करो, सगाई करनी है ना उस ऋत्विक सिंघानिया को, तो कोई नहीं, उसे अपना ये छोटा सा शौक पूरा कर लेने दीजिए। सिर्फ एक अंगूठी पहनाकर वो छवि पर अपनी मोहर नहीं लगा सकता। क्या पता इस सगाई के बाद उसके सारे शौक ही मर जाएं। गिन्नी हैरानी से बोली, क्या मतलब है आपका? आप मतलब छोड़िए, बस इतना जानिए कि छवि आरुष की है और उसी की रहेगी। बाकी क्या कैसे और ये सब आप मत सोचिए, बस शांति से जो हो रहा है उसे होने दीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। गिन्नी बोली, देखिए आपको जो भी करना है बस कुछ गलत तरीके से मत करना और ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचाना। आप पे भरोसा करती हूँ, उसे तोड़िएगा मत। आरुष उसे आश्वस्त करते हुए बोला, आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा मैं, चिंता मत कीजिए। अब ये सब छोड़िए और जाके छवि के पास बैठिए। जी बाय कहकर दोनों ने फोन काट दिया। उधर सिंघानिया कुंज में तो जैसे भागदौड़ मची हुई थी। कोई इधर से उधर से इधर भाग रहा था और दादी बैठकर चाय पी रही थी और साथ में मुस्कुराई जा रही थी। तभी उनके पास ऋत्विक आया और उनके हाथ से चाय का कप लेकर टेबल पर रखा और बोला, टाइम देखा है आपने? 12 बज रहे हैं रात के और आप यहाँ बैठी हैं। चलिए आराम कीजिए चलकर, सुबह सारे काम आपको ही तो थोड़े देखने हैं, तो थोड़ी एनर्जी बचा के रखिए। दादी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और बोली, अब तो मुझ में एनर्जी ही एनर्जी है चीकू बेटा, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते मेरी खुशी का, जो मुझे ये सब देखकर हो रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। मेरे चीकू की सगाई है कल, वो भी छवि से। बस जल्दी से तुम्हारी सगाई हो जाए तो मेरी रहती चिंता भी दूर हो जाए। उसका हाथ पकड़कर बोली, देखो चीकू बेटा, मैं जानती हूँ तुम छवि से बहुत प्यार करते हो, तो मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी दादी होने के नाते तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। छवि एक फूल जैसी है, जो बगीचे में हो तो उसे अपनी खूबसूरती और महक से भर देता है, और जब पूजा की थाल में जाता है तो और भी पूजनीय हो जाता है। वैसे ही वो भी एकदम साफ दिल की मालिक है, जिसे इस दुनिया के तोड़ मरोड़ नहीं आते हैं। वो उसी फूल की तरह पवित्र दिल की है, लेकिन फूल जितना खूबसूरत होता है उतना ही ज्यादा कोमल भी। तो उसके फूल से दिल का ख्याल रखना। अब तुम्हें उसकी जिंदगी में खुशियां की बौछार करनी है। ऋत्विक उनका हाथ थामकर बोला, आप अपने चीकू पर भरोसा रखिए, वो छवि की जिंदगी में, डोंट वरी दादी, दादी इतनी खुशियां भर देगा ना कि दुख तकलीफ क्या होती है ये सवाल तक उसके मन में नहीं आएगा। और रही बात उसके फूल जैसे दिल की, तो उस दिल में मैं रहता हूँ तो अपने घर का ख्याल तो मैं रखूंगा ही ना। फिर थोड़ा शरारत से बोला, वैसे फूल की तरह चीकू भी बहुत नर्म होता है, तो उस फूल को भी जरा कह देना कि आपके चीकू का ख्याल रखे। दादी से चप्पल लगाते हुए बोली, बदमाश कहीं का, चल मुझे कमरे में छोड़ दे, ये तैयारियां ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन तू ख्याल रखना कभी भी चूक नहीं होनी चाहिए। ऋत्विक ने जी बोलकर उन्हें कमरे में पहुंचाया और उन्हें सुलाकर ही बाहर निकला। बाहर आके वो सोफे पर बैठ गया और सामने होती तैयारियों को देखकर मुस्कुराने लगा और छवि को याद करने लगा। फिर फोन निकालकर सोचा कि फोन कर ले, लेकिन डिस्टर्ब ना हो इसलिए व्हाट्सएप निकालकर मैसेज कर दिया, आई नो जाना कि तुम भी सो रही होगी, वैसे फोन करना था, लेकिन पता है तुम्हारे आप आसपास इस वक्त भीड़ होगी, लेकिन इसलिए मैसेज कर रहा हूँ ये कहने के लिए कि तैयार हो जाओ, अब मिसेज सिंघानिया बनने के लिए। कहा था ना बहुत जल्द आएगा ये दिन, देखो आ भी गया। अब तुम सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए ही की नजरों में भी मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरी हो जाओगी। अब तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा परेशान करूंगा अपने प्यार के खुमार में, और हमेशा की तरह तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। खैर इन सब में खाना खाना मत भूल जाना। कल मिलते हैं, हमेशा के लिए ऋत्वी बनने की पहली सीढ़ी साथ चढ़ने के लिए। तो मेरी जाना का ख्याल रखना। गुड नाइट, तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा मिस्टर सिंघानिया। लव यू जाना। उधर छवि जैसे ही छवि ने ये मैसेज देखा उसका दिल जोर से धड़कने लगा अपने मिस्टर सिंघानिया का अपने लिए प्यार देखकर, और साथ ही उस चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी आ गई और गालों पर भी शर्म से ब्लशर लग गए। अभी अभी अपनी मेहंदी को सुखा के हटी थी वो, और साथ ही ऋत्विक का मैसेज आ गया। फिर उसने अपने हाथ की फोटो खींचकर ऋत्विक को सेंड कर दी, जिसमें उसका नाम लिखा था, और मेहंदी का रंग तो मानो काली स्याही घोल कर लगाई हो, इतना गहरा रंग आया था। ऋत्विक ने फोटो देखी
तो उसे बहुत ही खुशी हुई। उसने अपने फ़ोन को कितनी बार ही चूम लिया। थोड़ी देर बाद सारे डेकोरेशंस वाले भी चले गए। जो काम बचता था वो कल सुबह करना था। फिर राजश्री जी और राजेश जी और प्रियल भी सोने के लिए चली गई और ना चाहते हुए भी ऋत्विक भी चला गया आराम करने। सब लोग अगले दिन के इंतजार में सो गए खुशी खुशी से। एक नई सुबह हो चली थी। ऋत्विक के प्यार की दास्तान को हकीकत की मोहर लगने वाली थी। खुशी के मारे आश्रम में भी किसी को नींद नहीं आई थी। सगाई का फंक्शन दाई माँ तो चाहती थी कि आश्रम में हो, लेकिन दादी ने जिद की तो वो मना नहीं कर पाई। दाई माँ शबी को अपनी जान से भी प्यार ज्यादा करती थी, इसलिए उसकी जिंदगी की नई शुरुआत से जितनी खुशी उतनी ही ज्यादा कहीं ना कहीं दुखी भी थी। हालांकि शादी के बाद वो उनसे ज्यादा दूर तो नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आंखों से तो ओझल ही रहेगी ना। इसलिए एक माँ का दिल तो डोलता ही है ना अपनी बच्ची के दूर जाने भर के ख्याल से ही। लेकिन वो किसी को इस बात का एहसास नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मुस्कुरा रही थी। लेकिन उनकी आंखों में उदासी सब लोग देख सकते थे। शबी ने उन्हें आके जोर से गले लगाया और बोली, दाई माँ ऐसे उदास रहेंगी आप तो मैं ये सगाई कैंसिल कर दूंगी। दाई माँ उसे प्यार से चक्कर लगाते हुए बोली, हट पगली, ऐसे नहीं बोलते। रिया आके शबी को छेड़ते हुए बोली, अगर ऐसा करेगी तो ना तो हमारे प्यारे जीजा जी हम लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे और फिर पुलिस हम सबको जेल में डाल देगी ना। हमें द ग्रेट ऋतु सिंघानिया की होने वाली बीवी को किडनैप करके रखा है। उसके बाद पर सब लोग हंसने लगे और यूं ही हंसते हुए खेलते हुए तैयारियों में लग गए, क्योंकि उन्हें शाम होने से पहले पहुंचना था ऋत्विक के घर। यूं ही करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। शवि के कपड़े और ज्वेलरी दादी ने भिजवा दी थी अंबर के हाथों। रिया और गिन्नी मिलकर शवि को तैयार करने लगी। आश्रम में सबसे ज्यादा खुश तो छोटी पलटन थी, जो अपनी शवि दी की सगाई के लिए फूली नहीं समा रही थी, और हमारे ऋतिक बाबू तो उन सबके ड्रेसेस खुद सिलेक्ट किए हुए थे। शवि के साथ साथ बच्चे अब ऋत्विक को भी बहुत ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि अब वो रोज स्कूल जाते थे। उधर सिंघानिया कुंज में भी अब सब लोग तैयार हो रहे थे। प्रियल तो ऐसे सज धज रही थी जैसे आज उसी की ही सगाई हो। इतनी खुशी थी उसे आज के दिन की। दादी पहले ही तैयार होकर बैठी थी, अब बस गेट की और ही देखे जा रही थी बेसब्री से। अंबर ऋत्विक को तैयार होते हुए देख रहा था और साथ ही मुस्कुराए जा रहा था। ऋत्विक बाल बनाते हुए उसे देखते हुए बोला, अबे दांत क्यों दिखा रहा है अब। अंबर हंसते हुए उसके पास आया और उसके कंधों पर हाथ रख के बोला, देख रहा हूँ कि इतना खुश मैंने बचपन से लेके आज तक कभी नहीं देखा तुझे। इतने मन से तैयार होते हुए भी कभी नहीं देखा, और ऐसे कपड़ों में तो मतलब बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यार आज मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। आखिर आज तुझे तेरा प्यार मिलने जा रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और साथ रहो। किसी की नजर ना लगे तुम दोनों के रिश्ते को। ऋत्विक उसकी तरफ पलटा और बोला, सही कहा तूने, जितना खुश मैं आज हूँ उतना आज तक कभी नहीं हुआ होगा। क्योंकि खुशी क्या होती है, दिल से तैयार क्या होना क्या होता है, ये तो आज समझ में आ रहा है मेरे। आज मैं किसी मीटिंग के लिए नहीं बल्कि अपनी जाना के लिए तैयार हो रहा हूँ, तो अलग तो लगना ही है ना। और रही बात हमारे खुश रहने की, तो तू ये दुआ कर कि हम लोग हमेशा साथ रहें। साथ होंगे तो खुश तो अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी किसी में इतनी ताकत नहीं है कि जो ऋत्विक से उसकी जाना को अलग करने का ख्याल भी अपने मन में लाए। तो इसलिए अब खुश हो जा। आज तेरे यार की सगाई है उसके प्यार के साथ। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, सबसे खास। आज तो मैं जो महसूस कर रहा हूँ ना, उसे शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए नामुमकिन है। ऐसे कहते हुए ऋत्विक को शबी के साथ बिताए हुए अपने पल याद आ रहे थे, और उसके साथ उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी आ गई। अंबर ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, चल चल अब मेरे रोमियो, टाइम हो चला है तेरी जूलियट के आने का, तो अब ये सजना धजना जल्दी खत्म करो। उसके बाद पर ऋत्विक परफ्यूम लगाते हुए बोला, हो गया मेरे बागड़ बिल्ले, चल चलते हैं। कहते हुए दोनों नीचे हॉल की तरफ चल पड़े। उधर शबी भी तैयार हो चुकी थी और सब चल पड़े सिंघानिया कुंज की तरफ। थोड़ी देर में ही वो लोग पहुंच गए और घर के बाहर ही सब लोग इनके स्वागत के लिए खड़े थे। राजश्री जी पूजा की थाल लिए खड़ी थी और बाकी सब आसपास फूल पकड़कर खड़े थे। सब लोग गाड़ी से उतरे और जैसे ही शबी गाड़ी से उतरी सब लोग बस उसे ही टकटकी लगाकर देखने लगे। वो आज इस कदर खूबसूरत लग रही थी। रिया और गिन्नी उसे लेकर आई तो शबी ने सबसे पहले दादी के पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाए, तो दादी ने बीच में ही रोक लिया और उसे अपने गले से लगा लिया और प्यार से उसका माथा चूमा और बोली, बहू नहीं बेटी हो मेरी, आज से ऑफिशियली। और इसके कान के पीछे नजर का टीका लगा दिया और बोली, आज तो बहुत सी बुरी नजरों से बचाने की जरूरत है हमारी बच्ची को, चांद की भी कोई बिसात नहीं आज तुम्हारे सामने। शबी उनकी बात पर मुस्कुरा दी। वैसे ही राजश्री जी ने भी उसे पैर नहीं छूने दिए और सीने से लगा लिया, और उन्होंने भी उसे नजर का टीका लगाया और फिर उसकी आरती उतारी।
सब लोग ने उस पर फूल गिराने शुरू कर दिया और प्रियल ने तो उसे आके जोर से हग कर लिया और साथ ही उसके गाल पर जोर से किस कर डाली। सब लोग उसकी हरकत पर हंसने लगे और शवि भी मुस्कुरा दी। फिर उसे लेकर अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही अंदर आए तो एकदम अंधेरा था। सब लोग हैरान हो गए कि अचानक से लाइट कैसे बंद हो गई। अब तो सब ठीक था कि तभी एक जगह पर स्पॉटलाइट पड़ने लगी। सब लोग उस तरफ देखने लगे। स्टेज के बीचों बीच ऋत्विक हाथ में अपना फेवरेट गिटार लिए खड़ा था और तभी दूसरी स्पॉटलाइट सबके बीच में खड़ी शवि पर पड़ी। अब ऋत्विक और शवि एकदम आमने सामने थे। ऋत्विक ने जैसे ही शवि को आज देखा तो बस देखता ही रह गया। शवि ने भी ऋत्विक की तरफ देखा और जैसे ही उसे अपनी ओर देखता पाया वैसे ही नजरें शर्म के आंचल के नीचे पनाह ले ली। उसकी इस हरकत पर ऋत्विक को और भी ज्यादा प्यार आ गया और उसने अपने गिटार की तरंगों से खेलना शुरू कर दिया और धुन बजाने लगा। और ऋत्विक ने शवि की तरफ देखते हुए गाना शुरू किया। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। उसका गाना सुनकर सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। एक जादू सा था उसकी आवाज में। उसने स्टेज से उतरते हुए शवि की तरफ कदम बढ़ाते हुए आगे गाना शुरू किया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।